हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव बीन डीलिंग विद एंड ये सेक्शन 82 से स्टार्ट होता है। तो प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट में हम इस टॉपिक से डील करेंगे। रादर वी विल स्टडी अबाउट कि किन सिचुएशंस में प्रोक्लेमेशन होती है, किन सिचुएशंस में अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट क्या होती है, प्रॉपर्टी अगर अटैच हो तो उस प्रॉपर्टी का स्टेट गवर्नमेंट या कोर्ट क्या कर सकती है, और उसके जो whatever you get rather the money you get after selling out of the um, property that has been attached, what is to be done with the money, how long does the court have to wait, everything will be studied today. Section 82 proclamation for person absconding से डील करता है। इफ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कोर्ट के पास किस चीज़ का, कि कोई पर्सन है या वो एब्सकॉन्डिंग है या वो कंसील कर रहा है खुद को, ताकि वो कोर्ट के सामने वारंट एग्जीक्यूट, ताकि जो कोर्ट है जिसने वारंट एग्जीक्यूट किया है वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके। तो कोर्ट जो है वो एक रिटन प्रोक्लेमेशन, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, रिटन प्रोक्लेमेशन इशू कर सकती है। और उस रिटन प्रोक्लेमेशन में वो ये स्पेसिफाई करेगी जगह और वो टाइम, और वो 30 दिन का टाइम एटलीस्ट दे देगी फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द प्रोक्लेमेशन, कि जो ये पर्सन है दैट दिस पर्सन इज नीडेड बिफोर द कोर्ट। और ये प्रोक्लेमेशन कहाँ कहाँ पे चिपकाई जाएगी, 3 जगह। नंबर 1 वेयर द पर्सन रिजाइड्स, ठीक है, कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द प्लेस वेयर द पर्सन रिजाइड्स, जो उसका घर होगा उसके कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे चिपकाया जाएगा। और कोर्ट प्रेमिसेस जो है उनके उसके कहीं कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे चिपकाया जाएगा। Number 1 is where the person resides. Number 2 is house with the homestead, and third is the courthouse. Then the court may also, if it thinks fit, direct a copy of the proclamation to be published in the daily newspaper circulating in the place in which the person ordinarily resides. अब जो कोर्ट है वो क्या करेगी, वो एक डेली न्यूज़पेपर कहाँ का, जहाँ पे पर्सन रिजाइड करता है वहाँ के डेली न्यूज़पेपर में भी ये प्रोक्लेमेशन जो है वो छपाई जाएगी, ताकि इस पर्सन को पता चले कि इस पर्सन की जो प्रेजेंस है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। अगर अब किसी प्रोक्लेमेशन में डेट या टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, देन दैट प्रोक्लेमेशन विल बी डिक्लेयर्ड एज अ nullity। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे where the date and the time had not been mentioned, such proclamation has been declared as a nullity. A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on the specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of the section have been complied with and that the proclamation was published on such day. Where a proclamation published under सबसेक्शन 1, जहाँ पे भी कोई प्रोक्लेमेशन अंडर सबसेक्शन 1 इशू हुई है एंड कोई पर्सन अक्यूज्ड है ऑफ द ऑफेंसेस जो यहाँ पे दिए गए हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, एंड द पर्सन डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट के पास पावर है कि उस पर्सन को वो क्या करे, वो उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है, उस पर्सन को वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। देन सबसेक्शन 5 जो है वो डील करता है the provisions of subsection 2 and 3 shall apply to the declaration made by the court under subsection 4 as they apply to the proclamation published under subsection 1. Then we have attachment. अटैचमेंट बेसिकली होता है कि कोई भी पर्सन जो है जो प्रोक्लेम्ड जो जिसके लिए प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशू हो चुकी है, अब वो पर्सन नहीं आ रहा तो भी कोर्ट में, बेसिकली 82 इज नॉट अ पीनलाइजिंग प्रोविजन, लेकिन 83 जो है वो एक पीनलाइजिंग प्रोविजन है। ये थोड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन और अप्लाई करता है और बोलता है कि ठीक है, अगर आप पर्सन तो भी नहीं आ रहा, प्रोक्लेमेशन के बाद भी नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास पावर होती है, क्या पावर होती है कि ये जो पर्सन है इसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए। The court issuing a proclamation under 82 may, for reasons to be recorded in writing at any time after the issue of proclamation, order the attachment of the property. Property movable भी हो सकती है, immovable भी हो सकती है, और both, जो belong करती है किसके, proclaimed offender के। और जहाँ पे कोर्ट को ये लगता है
कि जो ये पर्सन है इट इज ही इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ, या तो वो डिस्पोज ऑफ करने वाला है प्रॉपर्टी या वो ज्यूरिसडिक्शन से मूव करने वाला है अपनी प्रॉपर्टी, तो कोर्ट जो है साइमल्टेनियसली विद इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन विद में ऑर्डर अटैचमेंट, वो ऑर्डर कर सकता है द अटैचमेंट विद इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। तो पहले हमें जनरली द प्रोसीजर इज आप प्रोक्लेमेशन के बाद वेट कीजिए वेदर अ पर्सन शोज अप और नॉट, वहाँ पे टाइम ऑलरेडी मेंशन्ड है 30 डेज का। अगर अब कोई पर्सन है जो यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि शायद दिस पर्सन वोंट इवन शो अप, तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो क्या करे, वाइल द प्रोक्लेमेशन हैज बीन इशूड वो उस पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। देन subsection 2 deals with such order shall authorize the attachment of the property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by district magistrate within whose district such property is situated. Then, if the property ordered to be attached is a debt or a movable property, the attachment under this section shall be by seizure, by appointment of a receiver, by the order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf. D. By all or any of the two methods as the court thinks fit. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच जो है आइदर दैट्स अ डेट और अ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो अटैचमेंट है वो जो यहाँ पे मेंशन्ड है आइदर बाय सीजर, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स, इन सब से जो कोर्ट है वो अटैच कर सकती है प्रॉपर्टी। बेसिकली ये बोला गया है। Then subsection 4 says if the property ordered to be attached is immovable, immovable का हमने पढ़ा कि seizure हो सकता है, appointment of receiver हो सकता है वगैरह वगैरह, we just studied that in subsection 3. अगर अब immovable property होगा, the attachment under this section shall in case of land paying revenue to the state government be made through collector of the district in which the land is situated, and in all other cases by taking the possession or by appointment of a receiver, by order in writing that the payment of rent on the delivery of the property by the proclaimed offender or to anyone on his behalf, or by all or any of the two methods as the court thinks fit. If the property ordered to be attached consists of livestock or of perishable nature, the court may, if it thinks fit, it is expedient, order immediate sale thereof, and in such a case the proceeds of the sale shall abide the order of the court. Basically जहाँ पे immovable property है तो जो attachment होगी, and if for example that immovable property is a land paying revenue to the state government, तो अटैचमेंट जो की होगी दैट विल बी मेड थ्रू द कलेक्टर, उस डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होगा वो उसके थ्रू किया जाएगा, इन विच द लैंड इज सिचुएट, जहाँ पे वो लैंड सिचुएटेड है। किन किन तरीकों से? नंबर 1 आइदर बाय टेकिंग द पोजेशन, या रिसीवर अपॉइंट होने से, या ऑर्डर ऑफ राइटिंग की भाई वट एवर पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी वगैरह वगैरह है वो प्रोहिबिट किया जा रहा है, या कोई ऐसे दो, या ऑल द मेथड्स वॉट एवर द कोर्ट डीम्स फिट। अगर अब कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो या तो लाइव स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर की है, तो जहाँ पे कोर्ट को एक्सपीडियंट लगता है कि इसकी सेल करना बहुत ज़्यादा इमर्जेंट नेचर का है, अदरवाइज इट इज़ ऑफ कोर्स नुकसान हो जाएगा एंड द प्रॉपर्टी विल डिक्रीज इन वैल्यू, तो वो जो सेल जो भी होगी एंड जो भी प्रोसीड होगा उस सेल का, दे शैल ऑल बी अंडर व्हाट हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. Then the part, duties and the liabilities of the receiver appointed under this section shall be same as those of the receiver appointed under the CPC. बेसिकली CPC में हमें रिसीवर का एक अलग से टॉपिक वगैरह दिया गया है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह वगैरह सब रिसीवर का वैसे होगा जैसे CPC में होता है, ये बोला गया है the last subsection. Then section 84 claims and objections से डील करता है. अगर अब कोई प्रॉपर्टी अटैच हो गई है by the order of the court, but for example X person है who is declared an
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड इसकी प्रॉपर्टी अटैच। लेकिन वाई पर्सन बोलता है अरे ये जो प्रॉपर्टी आप अटैच कर रहे हो ये तो इसकी है ही नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। तो क्या उन सिचुएशन में वो ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स रेज नहीं कर सकता? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स कर सकता है, एंड वो इस सेक्शन में दिया गया है। If any claim is preferred to or objection made to the attachment of such property attached under subsection 83 within 6 months, तो कितना time? 6 months from the date of such attachment by any person other than the proclaimed offender on the ground that the claimant or the objector has an interest in such property and that such interest is not liable to attachment under section 83, the claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed in whole or in part, provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may in event of the death of the claimant or objector be continued by his legal representative। अगर अब कोई पर्सन ने क्लेम या रेज किया है, अगर अब वो पर्सन मर गया, अभी क्लेम या ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो क्लेम उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंटिन्यू कर सकता है। Claims and objections under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued। तो आप उसी कोर्ट में कर सकते हो जहां पे the order of attachment has been issued, or if the claim or objection in respect of the property attached under an order endorsed under subsection 2 or 83 of in the court of the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। अगर आप क्लेम और ऑब्जेक्शन उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, किस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, विच इज मे बी इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो उस सिचुएशन में आप वहाँ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास वो ऑब्जेक्शन या क्लेम रेज कर सकते हो। एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू कोर्ट in which it is preferred or made, provided that if it is preferred or made in the court of CJM, he may make it over to disposal for disposal to any magistrate subordinate to him। तो वो किसी भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ये पास कर सकते हैं और they can make it over to him कि भाई this matter has been transferred to you or made over to you। Any person whose claim or objection has been disallowed, अगर कोई पर्सन अब उसकी क्लेम या ऑब्जेक्शन उसने प्रॉपर्टी के रिलेट रेज की थी वो डिसअलाउ हुई है, in whole or in part by an order under subsection 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of the suit if any the order shall be conclusive। अब क्या इसका मतलब ये है कि जो पर्सन है वो रेज नहीं कर सकता कि अब उसकी फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर दैट हैज बिन passed by the court says कि no you do not have the right in a particular property, या in part they do agree कि हाँ maybe your claims and objections are rightful, तो within 1 year वो एक suit institute कर सकते हैं for the establishment of the title of the property। Then section 85 deals with a release, sale and restoration of the attached property। If the proclaimed offender appears within the time specified in the proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment। अगर आप proclamation और attachment के बाद कोर्ट को लगा कि भाई बंदा आ गया, तो कोर्ट जो है वो रिलीज करेगी ये प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। If the proclaimed offender does not appear within the specified time in the proclamation, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government, but it shall not be sold until the expiration of 6 months from the date of the attachment and until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed of under this section, unless it is subject to speedy or natural decay or the court considers that the sale would be for the benefit of the owner, in either of which cases the court may cause it to be sold whenever it thinks fit। Basically अगर अब कोई पर्सन है जो proclaimed offender था that he showed up before the court, then in such a situation of course his property will be released। अब subsection 2 ये बोल रहा है what if in a situation the proclaimed offender does not appear within the time specified जो proclamation में दिया गया है, वो situation या उस time period में नहीं appear होता before the court। जो ये प्रॉपर्टी है वो completely at the disposal of state government। disposal of the state government का मतलब होता है कि under the absolute control of the state government के होगी वो प्रॉपर्टी, एंड जब तक 6 महीने ख़त्म नहीं होते उस दिन से जिस दिन ये प्रॉपर्टी अटैच हुई थी या उस दिन
या वो दिन और until या उस दिन तक जहाँ जब तक कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन जो रेज हुई थी उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो ख़त्म नहीं होता तो उस सिचुएशन में या अगर अब कोई प्रॉपर्टी है जो नेचुरली डिके जल्दी हो सकती है, या प्रॉपर्टी ऐसी है जो प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका डैमेज होगा अगर वो जल्दी उसकी सेल ना की जाए, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट सेल कर सकता है इमीडिएटली. Then if within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended or is brought before the court. तो ये person या तो voluntarily show up होता है या apprehended है और is brought before the court, or by whose order the property was attached, the court to which such court is subordinate and proves to the satisfaction of the court. तो ये क्या क्या प्रूव करना है इसको? ऐसा नहीं कि इसने कोर्ट के सामने शो अप किया, ऐसे ही रैंडमली मन किया तो आ गया. नो, he has to prove before the court that this person did not abscond, that he did not conceal himself for the purpose of the execution of the warrant, and that he had no such notice of the proclamation. उसको तो भाई पता ही नहीं था कि उसके लिए proclamation issue हुई थी. To enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if any part or if part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. अगर अब प्रॉपर्टी आपने सेल की है, उसकी जितनी भी नेट प्रोसीड्स हैं एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स जितने भी रीजनेबल खर्चे कोर्ट ने इनकर किए हैं, वो सारे या जो प्रॉपर्टी है उसका जो पोजेशन है वो रिस्टोर किया जाएगा. किसका? ये पर्सन का जो फिर से शो अप करता है जब उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसके बाद. Then 86 appeals from order rejecting application for restoration of attached property. अगर अब किसी पर्सन का रिफ्यूज़ किया है डिलीवर कोर्ट ने प्रॉपर्टी करना या उसका रेस्टोरेशन करना उसकी पोजेशन, तो वो ऑर्डर बेसिकली अपीलेबल ऑर्डर है. ये बोला गया है 86 में. इज इट एन अपीलेबल ऑर्डर? एब्सोल्युटली यस. ये बोला गया हमारे सेक्शन 86 में, मे अपील टू द कोर्ट to which appeal ordinary lies from the sentence of the first mentioned court. Then the D part deals with other rules regarding processes. इसमें हम section 87 से डील करेंगे कि वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स कब इशू होते हैं, कि साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ वारंट्स विद द इशू ऑफ समन्स, व्हेन कैन द warrants be issued. A court may in any case in which it is empowered by this court to issue summons for appearance of any person issue, after recording its reasons in writing, a warrant for his arrest. कब? Number 1, आपने summons issue की है लेकिन अब आप उनके लिए वारंट भी इशू कर रहे हो. किन सिचुएशन में? इफ आइदर बिफोर द इशू ऑफ द समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम, बट बिफोर टाइम फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस, द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड और विल नॉट ओबे द समन्स. कोर्ट को पता है कि ये बंदा तो नहीं आने वाला कोर्ट में, ये ओबे नहीं करने वाला समन्स. पहला ये. दूसरा, इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपेयर एंड द समन्स is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuses offered for his failure. कि जो ये पर्सन है, समन्स तो उसको डिलीवर हुए थे और उसको पता थी कि उसको आना है, बट ही डिड नॉट हैव एनी रीजनेबल एक्सक्यूज टू कम बिफोर द कोर्ट. तो उस सिचुएशन में इन एडिशन टू समन्स द वारंट्स कैन बी इशूड. देन 88 पार्ट टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, वेयर एनी पर्सन फॉर whose appearance or warrant the officer presiding in any court is empowered to issue summons or warrant is present in such a court. Such officer may require such person to execute a bond with or without sureties for his appearance. हमने bailable warrants में भी ये पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए बोल सकती है कि भाई enter into a bond that you will mark your presence in the court, that they can do under 88. Then
89 अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ द बॉन्ड फॉर अपेयरेंस। अगर अब किसी पर्सन का फॉर एग्जांपल बेल ग्रांट हुआ है, ठीक है, अगर अब वो पर्सन शो अप नहीं करता कोर्ट में, तो क्या उस सिचुएशन में इज देयर एनी पेनल्टी दैट लाइज, क्या उसके रेपरकशंस होंगे, या तो उसके बेल बॉन्ड्स फॉरफीचर हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स दैट कैन हैपन। और जो कोर्ट है वो फिर से डायरेक्शन इशू कर सकती है कि अरेस्ट दिस पर्सन। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। And any person who is bound by any bond taken under this court to appear before the court does not appear, the officer presiding in the court may issue a warrant directing that person to be arrested and produced before the court. Then 90 provisions of this chapter generally applicable to summons and warrants of arrest. इस कोड में जितने भी वारंट्स और समन्स के रिलेटेड जो भी दिया गया है, जो चैप्टर 6 है, उसमें जो जो भी रूल्स दिए गए हैं, जो भी दिया गया है, वो अप्लाई होगा जितने भी समन्स और वारंट्स इस कोड में इस कोड के अंडर इशू होंगे। ये दिया गया हमारे सेक्शन 90 में। अब हम क्विक रिविजन, एक क्विकली विल गो थ्रू व्हाट वी स्टडीड टुडे। सेक्शन 82 में हमने देखा पढ़ा अबाउट प्रोक्लेमेशन। तो जो प्रोक्लेमेशन है वो कब इशू होगी, जहाँ पे सम पर्सन जिसके लिए समन्स इशू हुए थे एंड ही इज डेलिबरेटली नॉट और ही इज डेलिबरेटली इंश्योरिंग दैट द वारंट दैट हैज बीन इशूड अगेंस्ट हिम वो एग्जीक्यूट ना हो, उस सिचुएशन में प्रोक्लेमेशन इशू होती है। प्रोक्लेमेशन हमेशा रिटन होती है, ठीक है, हमेशा रिटन होती है, उसमें हमेशा डेट और टाइम स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि अगर डेट और टाइम स्पेसिफाइड नहीं होगा देन सच प्रोक्लेमेशन विल बी अ नलिटी। अगर कोई फेलियर होगा टू पब्लिश अ प्रोक्लेमेशन तो वो भी विशिएट करेगी एक प्रोक्लेमेशन। और जो मैजिस्ट्रेट है उसको पर्सनली सेटिस्फाई करना है खुद को कि हाँ, जो ये पर्सन है, ये पर्सन डेलिबरेटली कंसील कर रहा है खुद को और ही इज एब्सकॉन्डिंग। ये दिया गया है सेक्शन 82 में। सेक्शन 83 डील करता है अटैचमेंट से। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला, 83 एक पीनलाइजिंग प्रोविजन है। इसमें जो प्रॉपर्टी है किसी पर्सन की वो अटैच की जाती है, और जो ये प्रॉपर्टी है ये आ जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट प्लेस, wherever that person is residing. 83 seeks penalization of the person evading arrest, ठीक है। इससे एडिशनल प्रेशर होता है अक्यूज पे। प्रोक्लेमेशन अंडर 82 एज वेल एज अटैचमेंट अंडर 83 कैन बी डन साइमल्टेनियसली, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा कि जहाँ पे ऑफ कोर्स ही इज़ अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी और he is about to do what, he is about to remove the property from the jurisdiction of the court। तो उन सिचुएशन में साइमल्टेनियसली विद प्रोक्लेमेशन आप अटैचमेंट भी इशू कर सकते हो। सब सेक्शन 3 जहाँ पे हमने सब सीजर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ा था, हमने देखा कि वो डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमारे सब सेक्शन 4 में दिया गया है। विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर अब कोई लैंड पेइंग रेवेन्यू है तो वहाँ के जो कलेक्टर होंगे उस एरिया के या उस डिस्ट्रिक्ट के, वो क्या करेंगे, वो उसके थ्रू जो है वो अटैचमेंट होगी, वो डायरेक्शन कर सकती है कि सीजर हो, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हो, या वो ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि अगर कोई रेंट वगैरह कोई पे कर रहा है इस पर्सन को या इस प्रॉपर्टी की, उसको भी प्रोहिबिट कर सकता है। ये दिया गया है सेक्शन 83 में। अब एक क्वेश्चन है कि क्या फैमिली प्रॉपर्टी, अगर कोई हिंदू अंडर फॉर एग्जांपल फैमिली की प्रॉपर्टी है, क्या वो अटैच की जा सकती है, क्या वो अटैच की जा सकती है, कि अगर कोई फैमिली प्रॉपर्टी होगी whether that can be attached, the answer is no। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और एक पर्सन जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसका एक्स शेयर है इन दी HUF, then a receiver obviously can be appointed for the amount of share of the person in the property, right? Then we have section 84, nothing to worthy of revision there।
Then we have एक्चुअली सेक्शन 84 में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. सबसे पहली ये कि विदिन 6 months द क्लेम्स हैव टू बी रेज्ड. ठीक है, इसमें अथॉरिटीज़ कौन कौन सी दी गई हैं, आप किसके पास जा सकते हो, या उस कोर्ट में जिसने अटैचमेंट इशू की है, या द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, और वो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो पास ओवर कर सकते हैं किसी भी मैजिस्ट्रेट को जो क्लेम या ऑब्जेक्शन होगी. ठीक है, देन आपको पता है कि जो सेल रेस्टोरेशन ऑफ द अटैचमेंट प्रॉपर्टीज सेक्शन 85 में दिया गया है कि 2 years तक जो कोर्ट है वो वेट करेगी बिफोर एनी सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेड. ठीक है, एंड रेस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डन. अगर अब रिजेक्शन हो गया ऑफ द रेस्टोरेशन, देन दैट ऑर्डर इज अपीलेबल बिफोर एनी कोर्ट, जहाँ पे अपील जनरली लाई करेगी किस सिचुएशन में, इन केस अपील लाई करेगी उस हायर कोर्ट के सामने जहाँ पे उस कोर्ट जिसने ऑर्डर इशू किया है विद रिस्पेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ रेस्टोरेशन जनरली अपील लाई करती. देन 87 टॉक्स अबाउट कि किन सिचुएशंस में इन एडिशन टू समन्स आप वारंट्स इशू कर सकते हो. 87 सबसे पहला नंबर 1 दैट जहाँ पे कोर्ट को पता है कि इवन व्हेन दे इशू द समन्स कि ये पर्सन नहीं आने वाला, दे हैव अ रीजन टू बिलीव. एंड सेकंड जहाँ पे द कोर्ट इज ऑफ एब्सोल्यूट बिलीव कि इस पर्सन को टाइम और प्लेस दोनों का पता था, एंड येट he did not mark his presence before the court. Then 88 power to take bond for appearance. 89 arrest on breach of bond. Then 90 provisions of the chapter generally applicable to the summons and warrants. आज के लेक्चर के लिए इतना ही my dear friends and students. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे मेरी email ID isnadru@gmail.com पे भी रीच कर सकते हैं. See you tomorrow. Bye bye.